आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए जो साइंस का बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर 1 के प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव, उस सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यानी कि चैप्टर 1 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है क्लास 12 के लिए, बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है जीवों में जनन, इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं इस सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और स्किप ना करें। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। तो अंडाणु बनने की विधि को जो है अंड जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड जनन बोलते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलें। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। तो शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या बोलेंगे? तो शुक्राणु जनन बोलेंगे। शुक्राणु जनन बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन बोलेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में जो है सिर्फ एक जीव भाग ही लेते हैं। ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न क्या है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। याद रखिए किस विधि द्वारा होता है? तो पौधों में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो कायिक जनन जो होता है ना, वो जड़ से, स्तंभ से और पत्ती से, तीनों से हो सकता है। सभी से कायिक जनन हो जाएगा, यानी कि दूसरा पौधा निकल सकता है। छठा प्रश्न देखते हैं। तो छठा प्रश्न है कि आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो आलू में जो है स्तंभ द्वारा कायिक संचरण होता है। याद रखिएगा, स्तंभ द्वारा। चलिए सातवां प्रश्न है कि एक ही फूल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में मतलब पहुंचना क्या कहलाता है? तो यानी कि स्वपरागन कहते हैं। यानी कि खुद पहुंच गया तो स्वपरागन कहते हैं। आठवां प्रश्न क्या है? तो आठवां प्रश्न है अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडाशय से जो अंडा निकलने की प्रक्रिया होती है उसे हम अंडोत्सर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडोत्सर्ग बोलेंगे। चलिए नौवां प्रश्न को देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में जो है अंडे का निषेचन जो है फैलोपियन नलिका में होती है। किस में होती है? तो फैलोपियन नलिका में जो होती है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? मानव नर में जो है शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो एपिडीमिस में होता है। एपिडीमिस में जो है शुक्राणु भंडारण होता है। तो चलिए अब 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। तो युग्मक में जो है गुणसूत्र का क्या होगा सेट? तो यानी कि एन, यानी कि नंबरिंग। और उसके बाद चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति किसके जनकों के भाग लेने से होती है? तो जानते हैं कि अलैंगिक जनन जो सिर्फ एक जनकों की सहायता से होती है। तो सिर्फ एक आंसर इसका राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है कि माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संचयन से क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। क्या बनेगा दोस्तों? तो युग्मनज बनेगा। चलिए इस वीडियो में जो है अच्छे प्रश्न को कवर किया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस तरह के वीडियो चाहते हैं आप तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? तो युग्मक जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? युग्मक जनन बोलेंगे। 15वां प्रश्न देखते हैं। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत बन गई होती है वो क्या कहलाती है? तो गैस्टुला कहलाती है। क्या कहलाती है? तो गैस्टुला कहलाती है दोस्तों। अब 16वां प्रश्न देखें। तो 16वां प्रश्न है कि वह जीव या पौधा
जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, तो वह जीव क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब नर और पुरुष दोनों का गुण होता है उसमें, तो उभयलिंगी हो जाएगा। 17वां प्रश्न क्या है कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है? तो जानते हैं लैंगिक जनन करने वाले में अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। चलिए 18वां प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो जनन। जानते हैं जनन के द्वारा ही जीवन आगे बढ़ते जाता है, यानी कि दुनिया चलती है। तो चलिए अब 19वां प्रश्न क्या है? तो बोलता है कि जंतु जो शिशुओं के जन्म देते कहलाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? जरायुज। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जरायुज कहलाते हैं। अब देखिए 20वां प्रश्न है कि अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गर्भाधान। अंडे से लेकर वयस्क बनने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहेंगे? गर्भाधान कहेंगे। 21वां प्रश्न है कि प्लाज्मोटोमी किस में होता है? तो प्लाज्मोटोमी जो है ओपेलिना में होता है। ओपेलिना जो होता है इसमें प्लाज्मोटोमी पाया जाता है। अब देखिए 22वां प्रश्न है कि किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहेंगे? तो पार्थेनोकोपी बोलेंगे। पार्थेनोकोपी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, पार्थेनोकोपी। और 23वां प्रश्न है कि एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होते हैं। क्यों सफल होते हैं? क्योंकि एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, इसीलिए ये जो है ग्राफ्टिंग विरले होते हैं। अब 23वां प्रश्न के बाद 24वां पे आता है। तो 24वां प्रश्न है कि एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है स्ट्रोबाइलेशन विधि द्वारा होता है दोस्तों। तो चलिए अब 25वां प्रश्न देखते हैं। जीरोटोनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जानते ही हैं एजिंग का अध्ययन किया जाता है। अब 26वां प्रश्न को देखें। तो 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? देखिए मधुमक्खी में जो है बिना निषेचन वो बच्चे को जन्म दे सकता है, प्रजनन उसका हो सकता है। अब 27वां प्रश्न है कि प्याज के युग्मन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 16 गुणसूत्रों की संख्या प्याज में होती है। अब 28वां प्रश्न है कि किसी अनावृत बीजी में उसके बाद भ्रूण पोष क्या होते हैं? तो त्रिगुणित होते हैं। क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। 29वां प्रश्न देखें। 29वां प्रश्न है कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं तो द्विगुणित। किसी भी पुष्प के अंडाशय क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न क्या है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन है वो पराग कोश के द्वारा होते हैं, पराग कोश के द्वारा, याद रखिएगा। 31वां प्रश्न क्या कहता है कि किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? तो मोर्फालेक्सिस बोलेंगे। मोर्फालेक्सिस बोलते हैं जिससे समूह शरीर का निर्माण होता है। अब उसके बाद बोल रहा है कि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो आवृत्ति बीजी में पाया जाता है द्विनिषेचन। देख लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? तो देखिए जल द्वारा किसका परागण होगा? वो तो जेस्टेरा के में होता है। जोस्टेरा को अर्ध यानी कि परागण जल द्वारा होता है। अब 34वां प्रश्न देख लेते हैं कि पृष्ठीय में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ऑफसेट जो है वो कायिक प्रवर्धन पृष्ठीय में कराता है। अब 35वां प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न कि घरेलू मधुमक्खी के देखिए घरेलू मधुमक्खी के जो है ना मेकोसाइटिस जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। किसमें? तो घरेलू मक्खी में। अब 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओ वीवी पेरिटी होता है? तो ये रैटल सर्प यानी कि एक सांप है उसमें पाया जाता है। उसके बाद 37वां प्रश्न है
कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है किसमें, तो स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में, दोनों में पाया जाता है ये गुण। तो चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं। तो 38वां प्रश्न क्या कहता है कि यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहेंगे, तो लैंगिक द्विरूपता बोलेंगे, लैंगिक द्विरूपता, याद रखिएगा। 39वां प्रश्न है कि 39वां प्रश्न देखें कि पीडोजेनेसिस का किस लार्वा में पाया जाता है, तो यानी कि फैसियोला में ये पाया जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है 40वां प्रश्न, किसमें त्रियक द्विखंडन पाया जाता है, तो इसमें जो है सिराटियम में जो है त्रियक द्विखंडन पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए मेरे विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को फिर से देख लेना है अगर नहीं समझ में आया तो, और अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर कर लेना है, ताकि जो है आपके एग्जाम में चैप्टर 1 से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं एक भी नहीं छूटे। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का और वीडियो आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेलकम टू द फास्टर माइंड।